दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को, जो कि हाल ही में कल के डेट यानी कि 9 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। तो पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन देते हुए पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो जिन भी स्टूडेंट का बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर हो रहा है या फिर होने वाला है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपके जूलॉजी फर्स्ट का जो टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। और पेपर जो है, पेपर सब्जेक्टिव है यानी कि रिटेन हुआ है। और इस पेपर में आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो 75 नंबर का है। और इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए से आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, यानी कि इस सेक्शन से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कप्पा पार्टिकल। तो यदि आपने पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आधारित है। अब आपको कप्पा पार्टिकल में लिखना क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आप सभी को याद होगा कि जब मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर हम बात करें कप्पा पार्टिकल की, तो सबसे पहले सोनेबॉर्न नामक साइंटिस्ट ने 1943 में एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, जो कि आपको पैरामीशियम के न्यूक्लियर जीन में देखने को मिलता है। तो जिन पैरामीशियम में आपको कप्पा पार्टिकल देखने को मिलता है वो होते हैं किलर स्ट्रेन, और जिनमें नहीं होता वो सेंसिटिव स्ट्रेन होते हैं। तो जो किलर स्ट्रेन होते हैं उसके अंदर एक टॉक्सिक सबस्टेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीशिन, और ये क्या कहता है कि जो सेंसिटिव पैरामीशियम है उनको किल करता है। तो जो किलर स्ट्रेन वाले पैरामीशियम होते हैं उनमें लार्ज स्केल में उनके साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल पाया जाता है। और ये जो कप्पा पार्टिकल का प्रोडक्शन है वो डोमिनेंट एलील कैपिटल के पर निर्भर करता है। तो यदि आपको कप्पा पार्टिकल के बारे में डिटेल में जानना है तो इस टॉपिक पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आपके फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी हो या बॉटनी हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए हमारा चैनल पर प्लेलिस्ट दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट को देखें, आपको हर एक यूनिट से जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, या फिर हिंदी में इसे पीढ़ी का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि चाहे वो हायर प्लांट हो या हायर एनिमल, सभी के जीवन चक्र में 2 स्टेज आते हैं। एक आता है सेक्सुअल फेज और दूसरा आता है एसेक्सुअल फेज। तो सेक्सुअल फेज क्या है, एसेक्सुअल फेज क्या है? तो सेक्सुअल फेज में बनते हैं गैमिट, ठीक है, इसलिए इस जनरेशन को हम बोलते हैं गैमिटोफाइट जनरेशन। और इसमें क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। वहीं जो एसेक्सुअल फेज होते हैं उनमें बनते हैं जर्म सेल, ठीक, और इनमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है डिप्लॉयड यानी कि 2n, और इसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। तो किसी भी जंतु या पौधे के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज यानी कि हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉयड स्टेज का एक के बाद एक आना कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि आप गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से गैमिट बन रहा है, गैमिट में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें मियोसिस होता है जिससे बनते हैं स्पोर, और स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और इससे बन जाता है गैमेटोफाइट। तो आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अल्टरनेट एक के बाद एक आ रहे हैं और यही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लैडर वॉर्म। तो आप सभी ने टीनिया सोलियम जरूर पढ़ा होगा,
यानी कि फीता कृमि के बारे में पढ़ा होगा। और अगर आपने फीता कृमि के लाइफ साइकिल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि आपको नीचे ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल में जब लार्वा स्टेज देखेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसे बोला जाता है ब्लैडर वॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, It is a scientific name given to the young tapeworm larvae belonging to the genus Taenia. It is a small sac-like vessels resembling a bladder, hence it is also known as bladder worm. तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एग के डेवलपमेंट से होता है, और ये जो एक से ब्लैडर वर्म बनते हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर बनते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेडिसिनल यूजेस ऑफ लीच। तो जोक का औषधीय उपयोग आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो लीच है, जिसे हम जोक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जो मेडिसिनल यूजेस हैं, यानी कि लीच द्वारा बहुत सारे थेरेपी दिए जाते हैं, और ये थेरेपी आज का नहीं है, ये लगभग 2500 साल पुराना है। ठीक है, तो लीच के द्वारा जो है स्किन डिजीज़ है, या फिर पेन रिलीफ है, या फिर हमारे बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको इम्प्रूव करना है, या फिर हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस बने हुए हैं तो हमारे शरीर को अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए हम जोक का यूज़ करते हैं। ये क्या कहता है, हमारे बॉडी से जुड़कर उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी डिटॉक्सिक मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको सक करता है, और इस वजह से ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना क्या है वो सभी चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दी है, तो आप ये सभी टॉपिक देख सकते हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये सभी टॉपिक आप उसमें लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है स्टैटोसिस्ट। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है पाइला। तो आप सभी ने पाइला पढ़ा होगा, तो आपको बता दें कि पाइला में आपको टेंटिकल्स, स्टैटोसिस, ऑस्फेरिडियम और आई, ये सभी सेंस ऑर्गन्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटोसिस्ट की। पाइला हैज़ ए पेयर ऑफ स्टैटोसिस्ट। तो पाइला में आपको एक पेयर स्टैटोसिस्ट दिखाई देता है, विच इज़ एम्बेडेड इन ए पिथ नियर द पेडल गैंग्लियन ऑफ इट्स साइड। तो जो पाइला का पेडल गैंग्लियन है, जो कि नीचे की तरफ एक तरह से तैरने में जो सहायता करता है, उसी रीजन में आपको स्टैटोसिस्ट देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन्स है, और ये क्या करता है कि बॉडी के बैलेंस और ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है एबस्कॉन्डिंग इन हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में फरार प्रक्रिया आपको बतानी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मधुमक्खी में फरार प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। तो एबस्कॉन्डिंग ऑफ हनी बी होता क्या है। तो जब एक मधुमक्खी कॉलोनी अपना छत्ता छोड़ देती है और एक नया घर ढूंढती है, तो उस केस में होता है क्या है कि रानी सहित पूरी कॉलोनी को अपने साथ ले जाती है, और यह झुंड में रहने से अलग है। यहाँ केवल रानी और कुछ वयस्क मधुमक्खियाँ ही छत्ते को छोड़ती हैं। तो जो रानी मधुमक्खी है या फिर कुछ जो वयस्क मधुमक्खियाँ हैं वो ये छत्तों को क्यों छोड़ती हैं, इसका कई रीज़न हो सकता है, जैसे कि पर्यावरण की स्थिति, जैसे पर्यावरण में बहुत अधिक गर्मी हो, पानी की कमी हो, ठीक है, खाने की कमी हो, या फिर जो शिकारी हैं मधुमक्खी के आसपास अधिक हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मधुमक्खी के पास संसाधनों की कमी हो गई हो, परागकण नहीं मिल पा रहे हो, पानी नहीं मिल पा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छत्ते में पानी घुस गया होगा या तापमान अधिक हो गया होगा। तो कई रीज़न हो सकते हैं, और इसी रीज़न से जो होता है मधुमक्खी में एबस्कॉन्डिंग होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां है मेजर कार्प्स। मेजर कार्प्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि मेजर कार्प जो है एक प्रकार के मछलियों का समूह है, जो कि जो फ्रेश वाटर है उसमें कल्चर किए जाते हैं, जो कि पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। और इसमें बता दें कि आपको 3 कार्प हैं, यानी कि 3 तरह की मछलियां हैं, कैटला, दूसरा है रोहू, लेबियोरोहिता, और मृंगल। और ये सभी भारत के जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा में भी देखने को मिलते हैं और इन्हें भारत से दूसरे देशों में भी आयात किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कोकून। तो आप सभी ने सेरीकल्चर पढ़ा होगा, तो सेरीकल्चर में आपको कोकून के बारे में देखने को मिला होगा। तो कोकून है क्या? ये एक प्रकार का नेचुरल सिल्क है जो कि सिल्क वॉर्म के लार्वा से तैयार किया जाता है। और ये जो कोकून का फॉर्मेशन होता है ये सिल्क वॉर्म के एक ग्लैंड, जिसको सिल्क ग्लैंड या फिर स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके सिक्रेशन के थ्रू होता है। तो सिल्क ग्लैंड से निकलने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे नुमा संरचना होती है जो कि क्या कहते हैं कि इसके लार्वा को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ठीक है, और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यानी कि इसी कोकून का यूज़ करके फॉर्मेशन किया जाता है सिल्क का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोपोलिस। तो आइए समझते हैं कि प्रोपोलिस होता क्या है। तो प्रोपोलिस एक प्रकार का रेजिनियस मिक्सचर होता है जो कि मधुमक्खियों की लार, मोम और जो प्लांट है, प्लांट के बर्ड, सैप, फ्लावर या फिर जो बॉटनिकल सोर्स है उनसे लेकर तैयार किया जाता है। अब इस प्रोपोलिस का यूज़ कहाँ होता है? इस प्रोपोलिस का यूज़ होता है जो छत्ते में अनवांटेड ओपन स्पेस है, यानी कि छत्ते में जो खुले हुए छेद वेद हैं उनको फिल करने के लिए प्रोपोलिस का यूज़ किया जाता है। चलते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है पिंगडाटा वल्गेरिस। तो अगर हम बात करें पिंगडाटा वल्गेरिस की, तो एक प्रकार से ये साल्ट वाटर ओयस्टर है जो कि यूज़ किया जाता है मोती के निर्माण में। तो मोतियों के निर्माण के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है ओयस्टर की वो है पिंगडाटा वल्गेरिस। तो इस क्वेश्चन के साथ जो सेक्शन ए है जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे वो ख़त्म होता है। बात करते हैं अब सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनका जो आंसर है आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देना है और एक जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है और इस सेक्शन से आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सेक्शन बी से कुल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया कॉलोनी, यानी कि ओबेलिया कॉलोनी में बहुरूपता का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया मेड्यूसा विथ डायग्राम, और चित्र सहित ओबेलिया के मेड्यूसा की संरचना बताइए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट टाइप है चाहे लॉन्ग टाइप है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जो है वो मिल जाएंगे। आप वहाँ पर आंसर देख सकते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा। तो टीनोफोरा की मुख्य विशेषता लिखिए। तो टीनोफोरा से आपको बता दें कि केवल यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि टीनोफोरा के जो मुख्य विशेषता है वही लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपको टीनिया सोलियम से देखने को मिलेगा। तो टीनिया सोलियम के जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है उसका केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और चित्र ही नहीं बनाना है, उसको लेबलिंग भी करना है, यानी कि उसके हर एक पार्ट को लिखना भी है। अगला है डिस्कस डुअल रिस्पायरेशन ऑफ पाइला। तो पाइला के जो दोहरा श्वसन तंत्र है, यानी कि पानी में किस तरह से वो सांस लेता है, ज़मीन पे जब रहता है तो वो किस तरह से सांस लेता है, इनके बारे में आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर एग्जॉटिक फिशेस, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो विदेशी मछलियाँ क्या है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनीबी। तो मधुमक्खी में जो सामाजिक संगठन है उस पर आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखने हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है फिश पॉन्ड या कि मछली का तालाब, उसके अलावा कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ गंधी बग। तो आपको गंधी बग के जीवन चक्र और नियंत्रण पर
लिखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंधी बग का लाइफ साइकिल, इसका कंट्रोल, कैसे ये इन्फेक्शन फैलाता है, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं सेक्शन सी की ओर, जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस सेक्शन से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि इस सेक्शन से आपके कुल 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है 500 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ पैरामीशियम इन डिटेल, आल्सो कंपेयर इट विथ साइटोगेमी एंड हेमीमिक्सिस। तो पैरामीशियम की जो कंजुगेशन प्रक्रिया है उसका विस्तार से वर्णन करना है और इसकी तुलना करनी है साइटोगेमी से और हेमीमिक्सिस से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेरीकल्चर, यानी कि रेशम उत्पादन क्या है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ सेरीकल्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम उत्पादन की विधि और रेशम के जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन फिश ब्रीडिंग इन डिटेल। तो मछली प्रजनन के बारे में डिटेल से बताना है। डिस्क्राइब हाइपोफिजेशन एंड इट्स मेथड इन डिटेल। तो हाइपोफिजेशन के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो हाइपोफिजेशन होता क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। तो किन्हीं 2 के बारे में डिटेल से आपको बताना है। तो पहला है अपेंडिजेज ऑफ प्राण, यानी कि झींगा मछली के जो उपांग है, खासकर माउथ पार्ट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बी है सेल ऑफ पाइला, तो पाइला का जो कवच है उसके बारे में बताना है। और लास्ट है लाइफ साइकिल ऑफ क्यूलेक्स, यानी कि क्यूलेक्स जो मच्छर है उसका जीवन चक्र। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।